सुप्रभात बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राज्य के जो प्रथम प्रावधिक परीक्षा 2021-22 का जो मॉडल सेट था, वो जो कि ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट है, मॉडल सेट 3 जो कि वाणिज्य विषय का है, उसको मैं लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। जो बही खाता तथा लेखा शास्त्र से संबंधित यानी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी से संबंधित है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 जो कि 2021-22 के हैं को जारी कर दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो तुरंत देख लें। और उसके भी पहले मैंने 2023 के जो मॉडल सेट आए थे कॉमर्स के, उनको भी जारी कर दिया है, तो आप उसको भी एक बार अवश्य देख लें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आइए फटाफट प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, खंड वह है जो बही खाता तथा लेखा शास्त्र से संबंधित, उसी को हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बही खाता तथा लेखा शास्त्र से संबंधित खंड वह दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, बही खाता तथा लेखा शास्त्र के तत्व, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? हु प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आप जानते हैं कि बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है? ये व्यापारी बनाता है, ट्रेडर्स बनाता है, जिसका बैंक में खाता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए बट्टे का लेखा किस खाते में होता है? तो जो दिया गया बट्टा होता है उसका लेखा किस खाते में होगा? वो लाभानी खाते में होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रारंभिक रहतिया 12,500 रुपये, विक्रय 27,500 रुपये, भाड़ा 2,000 रुपये, सकल लाभ 9,500 रुपये, सकल लाभ 9,500 रुपये है। इसको थोड़ा छोटा करने दीजिए। क्रय जो है वो 12,650 रुपये है। अंतिम स्टॉक की गणना करें। तो अंतिम स्टॉक निकालने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा? सबसे पहले हमको बेचे गए माल की लागत निकालनी होगी, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमको नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट को घटाना होगा। तो नेट सेल्स हमारा कितना है यहाँ पे? 27,500 रुपये है, माइनस सकल लाभ कितना है? 9,500 रुपये। ठीक है, इसमें से आप इसको घटा देंगे। तो घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 18,000 रुपये। ये 18,000 आपका बेचे गए माल की लागत आ गई। अब अंतिम रहतिया हम लोग निकालते हैं। अंतिम रहतिया यानी क्लोजिंग स्टॉक बराबर हो जाएगा परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ आप देख लीजिए, आपका जो परचेज है वो है आपका 12,650 प्लस आपका हो जाएगा 12,650 प्लस आपका है ओपनिंग स्टॉक 12,500 प्लस इसमें बेचे गए माल की ये प्रत्यक्ष व्यय जो आपका है 2,000, उसको कर दीजिए माइनस कर दीजिए 18,000। ठीक है, इतना करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका उत्तर आएगा वो आपका आ जाएगा 9,150 रुपये। तो 9,150 रुपये जो है वो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मद व्यापार खाते की है? वेतन, मजदूरी, वेतन है मजदूरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं व्यापार खाते की जो मद है वो है मजदूरी। ठीक है, मजदूरी जो है व्यापार खाते में जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तलपट में दिया गया अंतिम रहतिया निम्न में दिखाया जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक गिवन इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन। तो तलपट में अगर अंतिम रहतिया दिया है तो वो केवल और केवल बैलेंस शीट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 6, प्रारंभिक रहतिया 10,000, विक्रय 25,500, भाड़ा 1,500, सकल लाभ 8,250, क्रय 13,650। तो बेचे गए माल की लागत की गणना करें। तो यहाँ पे बेचे गए माल की लागत निकालनी है। तो बेचे गए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो इसका क्या होगा? नेट सेल्स होगा माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ये होगा। तो आपका सेल्स देख लीजिए, इसमें कितना है? 25,500 माइनस अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 8,250। 25,500 माइनस 8,250, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 17,250 रुपये। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 17,250 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी है 17,250। तो 6 का बी जो है वो सही है। 7वां प्रश्न देखिए, पासबुक का शेष 700 रुपये
बैंक द्वारा दिया गया ब्याज 30 रुपये, चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ 250 रुपये, रोकड़ बही का शेष क्या होगा। तो यहाँ पे पासबुक का शेष दिया हुआ है, कौन सा पासबुक का कौन सा शेष मान लेंगे हम इसको, पासबुक का क्रेडिट शेष। अब उसके आधार पर हम बनाते हैं बैंक समाधान विवरण। तो उसका शेष जो है वो 700 रुपये है। फिर कह रहा है कि बैंक द्वारा ब्याज दिया गया 30 रुपये, ठीक है। तो बैंक द्वारा जो है ब्याज दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 30 रुपये, ठीक है। फिर कह रहा है कि चेक जारी किया गया लेकिन भुगतान नहीं हुआ। तो चेक जारी हमने कर दिया लेकिन बैंक से वो भुनाया नहीं गया, तो वो बैलेंस बढ़ रहा, तो हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 250 और माइनस कर देंगे। तो तीनों को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। वो आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका आंसर 420 रुपये, ठीक है। 420 रुपये आप देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी है 420 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्थायी संपत्ति है। तो जो भूमि है वो स्थायी संपत्ति, आप जानते हैं, ये आसान प्रश्न है, लैंड। क्वेश्चन नंबर 9 है, रोकड़ बही में गलती से क्रेडिट की गई राशि को पासबुक के शेष से खाली स्थान किया जाता है। तो आप जानते हैं कि जब रोकड़ बही में गलती से कोई राशि क्रेडिट की गई है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, उसको घटाएंगे। क्रेडिट का मतलब होता है घटाना, ठीक है। रोकड़ बही में हम गलती से अगर क्रेडिट करें यानी घटा दिए तो हम पासबुक के शेष से भी उसको घटाएंगे। प्रश्न संख्या 10 है, यदि विक्रय 1,00,000 रुपये, विक्रय वापसी 12,000 रुपये तथा सकल लाभ 32,000 रुपये, तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी। ये भी सेम वैसे ही बेचे गए माल की लागत आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, शुद्ध विक्रय निकालेंगे। शुद्ध विक्रय निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय में से यानी 1,00,000 में से 12,000 घटा देंगे तो शुद्ध विक्रय आ जाएगा। अब शुद्ध विक्रय में से आप सकल लाभ को माइनस कर देंगे, तो दोनों को घटा देंगे यानी 12,000 प्लस 32,000 यानी 1,00,000 में से आप कुल 44,000 रुपये माइनस कर देंगे। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 56,000 रुपये। ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट, 56,000 रुपये। 11वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष व्यय को कहाँ दिखाया जाता है। तो जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम व्यापार खाते में दिखाते हैं और जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं हम उनको लाभानी खाते में दिखाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रोकड़ बही में क्रेडिट शेष का क्या अर्थ है। तो जो रोकड़ बही का क्रेडिट शेष होता है वो अधिविकर्ष को दर्शाता है, ओवरड्राफ्ट को। तलपट में दिया गया अदत्त किराया निम्न में दिखाया जाता है, ठीक है। तो तलपट में दिया गया अदत्त किराया हम इसको चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। एक जगह दिखाया जाएगा केवल चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। अगर यही समायोजन में होता तो हम क्या करते हैं, संबंधित मद में से घटाते, संबंधित मद में हम इसको जोड़ते और फिर इसको चिट्ठा में हम दायित्व पक्ष में दिखाते, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, तलपट के बाद व्यापारी कौन से लेखा विवरण तैयार करता है। तो तलपट के बाद व्यापारी जो है अंतिम खाता तैयार करता है। 15वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा पूंजीगत व्यय नहीं है। तो पूंजीगत व्यय जो है वो रिपेयर पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो हैं कानूनी व्यय, भूमि का क्रय और मशीन का क्रय, ये सब पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि पासबुक का अधिविकर्ष शेष दिया गया हो तो चेक जमा किया गया लेकिन भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हुआ को क्या किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसको समझ लीजिए एक बार कि यदि पासबुक का अधिविकर्ष शेष, पासबुक का अधिविकर्ष शेष यानी डेबिट शेष, ठीक है, पासबुक का डेबिट शेष दिया हो तो चेक जमा किया गया लेकिन भुगतान बैंक को प्राप्त नहीं हुआ। अब क्या हुआ, एक चेक है जो जारी कर दिया गया लेकिन वो क्या हुआ, भुनाया नहीं गया। तो यहाँ हमने क्या किया, बैलेंस को कम कर दिया लेकिन वहाँ पे बैलेंस उसका भुगतान नहीं हुआ, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो फिर दोनों को बैलेंस जो है इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोकड़ बही का शेष 10,500, बैंक चार्ज 60 रुपये, तो पासबुक का शेष क्या होगा। पासबुक का शेष क्या होगा, 10,500 रुपये हमारा जो बैलेंस है वो क्या है, 10,500, ठीक है। किसके अनुसार हमारा बैलेंस है, रोकड़ बही का जे डेबिट शेष है, ठीक है। रोकड़ बही का डेबिट शेष। अब बैंक चार्ज, बैंक ने चार्ज लगाया और बैलेंस जो है वो घट गया, तो हम भी जो है 60 रुपये माइनस करेंगे तो पासबुक का जो शेष आएगा वो आएगा 10,440 रुपये, ठीक है। ये 10,440 रुपये, ऑप्शन सी जो है वो सही है, 10,440 रुपये। 18वां प्रश्न, पासबुक क्या है। तो पासबुक क्या है, पासबुक आप जानते हैं बैंक की बहियों में ग्राहक के खाते की प्रतिलिपि है।
19वां प्रश्न, तलपट में दिया गया आग से क्षति निम्न में दिखाया जाता है। तो तलपट में यदि आग से क्षति को दिखाया गया है तो इसे हम लाभ हानि खाता में दिखाएंगे। इसको आप क्लियर कर लीजिए कि यदि समायोजन में होता तो हम इसको व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता दोनों में दिखाते, और लाभ हानि खाता में पूरी राशि दिखाते यदि बीमा न कराया गया हो। अगर बीमा कराया गया होता तो जितनी राशि का बीमा स्वीकार किया गया उसको हम बीमा कंपनी के खाते में डेबिट करते और बाकी हम लाभ हानि खाते में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि बीमा का जिक्र नहीं है तो पूरी राशि जो है वो लाभ हानि खाते में चली जाएगी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा वित्तीय व्यय नहीं है। तो वित्तीय व्यय कौन सा नहीं है, इसमें देखिए जो है कि ऋण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, दत्त छूट, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी वित्तीय व्यय के अंतर्गत आते हैं। एक है दान, चैरिटी, ये जो है वित्तीय व्यय के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहरण का लेखा किस खाते में होता है। तो जो आहरण होता है उसका लेखा हम चिट्ठा में करते हैं। चिट्ठा में किस में करते हैं, पूंजी में से हमको घटाना होता है। आहरण को हम कैसे दिखाते हैं, पूंजी में से हम इसको घटा के चिट्ठा में दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा असाधारण व्यय है। तो एबनॉर्मल लॉस कौन सा है, वो है आग से हानि। ये सामान्य व्यय ऐसा व्यय जो वर्ष में कई बार 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 होता है, और असामान्य व्यय या हानि ऐसी हानि जो कभी कभार किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे दुर्घटना से, आग से, या कोई प्राकृतिक आपदा से, इस कारण से। ठीक है, तो इसमें प्रश्न है, बैंक द्वारा काटे गए ब्याज को रोकड़ बही के अधिकतर शेष में खाली स्थान जाता है। तो बैंक द्वारा जो है काटा गया ब्याज, ठीक है, यानी बैंक जो है चार्ज किया है इंटरेस्ट, और हमारा रोकड़ बही का ये अधिकतर शेष है यानी क्रेडिट शेष है। तो इसके अनुसार हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ा जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए कि रोकड़ बही का जो है हमारा डेबिट शेष नहीं, क्रेडिट शेष है। रोकड़ बही का ये क्रेडिट शेष है। अब क्या कर रहा है कि बैंक दो से चार्ज काटा, तो बैंक चार्ज काटा तो जो हमारा अधिकर्ष मान लीजिए 1000 रुपये था, ठीक है, तो वो बढ़ करके अब कितना हो जाएगा, मान लीजिए 10 रुपये ही काटा तो 1010 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा बढ़ गया तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिकर्ष शेष में फिर हम जब बनाएंगे तो इसको हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसमें 10 रुपये ऐड करेंगे तो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिछले वर्ष अंतिम रहतिये का मूल्यांकन 1 लाख रुपए से कम किया गया, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। लाभ समान रहेगा, इस वर्ष का लाभ कम दिखेगा, इस वर्ष का लाभ अधिक दिखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऊपर के तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही नहीं है। 25वां प्रश्न है, निम्न में कौन सा पूंजीगत आय है। तो पूंजीगत आय के अंतर्गत केवल और केवल ऋण है, बाकी सभी आयगत आय है। नकद विक्रय, प्राप्त किराया, प्राप्त ब्याज, ये सब आयगत आय के अंतर्गत आएंगे। ऋण जो है एक पूंजीगत के अंतर्गत आता है। 26वां प्रश्न है, अंतिम खाते के अंतर्गत कौन सा खाता नहीं बनाया जाता है। तो अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, चिट्ठा और लाभ हानि खाता ये सभी बनाए जाते हैं। ये आय व्यय खाता है जो है अंतिम खाते के अंतर्गत नहीं बनाया जाता है। 27वां प्रश्न, सकल लाभ किस खाते से प्राप्त होता है। तो सकल लाभ जो होता है आप जानते हैं व्यापार खाते से प्राप्त होता है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में कौन सा तरल संपत्ति नहीं है। तो तरल संपत्ति जो है हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, देनदार, ये तरल संपत्ति है। भूमि है जो तरल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती, तो 28 का ऑप्शन डी जो है वो सही है। 29वां प्रश्न, रोकड़ बही में गलती से डेबिट की गई राशि को पासबुक के शेष से खाली स्थान किया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा ये जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। कैसे जोड़ा जाएगा इसको समझते हैं कि रोकड़ बही में गलती से डेबिट की गई, यानी रोकड़ बही में हमने इसको जोड़ दिया, तो पासबुक के शेष जब दोनों को मिलाना होगा तो पासबुक के शेष में भी इसको जोड़ा जाएगा, तब जाकर के दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अप्रत्यक्ष व्यय को कहाँ दिखाया जाता है। तो जो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम लोग लाभ हानि खाते में दिखाते हैं, जो प्रत्यक्ष व्यय होते हैं उनको हम व्यापार खाते में दिखाते हैं। तो 30 का सी सही है। 31 देखिए, यदि विक्रय 1 लाख रुपए, सकल लाभ 15,690 रुपये, तो बेचे गए माल की लागत क्या होगी। ये भी इसी से संबंधित 4-5 प्रश्न आ चुके हैं। तो बेचे गए माल की लागत आपको निकालनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसके लिए हम पहले भी आपको बता चुके, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट आप कर देंगे,
यानी 1,00,000 माइनस 15,690, तो जो आपका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 84,310 रुपये। बहुत ही आसान है। 32वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी मद लाभ हानि खाते की है। तो लाभ हानि खाते में हम केवल और केवल वेतन को दिखाएंगे। मजदूरी और वेतन जो है ये व्यापार खाते की मद है। 33वां प्रश्न है, बैंक समाधान विवरण पत्र कितने खाने बनाए जाते हैं। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट सीट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कुल 3 कॉलम जो है वो होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं। जो पहला होता है वो पार्टिकुलर का होता है। ठीक है, पार्टिकुलर यानी विवरण वाला कॉलम होता है। दूसरा जो होता है वो धनराशि का होता है, और तीसरा जो होता है वो भी धनराशि का ही होता है। तो कुल 3 कॉलम जो है बैंक समाधान विवरण में होते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। तो दोहरा लेखा प्रणाली का व्यापार खाता, रोकड़ बही और लाभ हानि ये सभी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। पासबुक जो है ये दोहरा लेखा प्रणाली का एक भाग नहीं है। 35वां प्रश्न है, बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज का रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव होता है। तो बैंक द्वारा जब ब्याज लगाया जाएगा तो उसका रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। रोकड़ बही का शेष जो है वो क्या हो जाएगा, अपने से बताइए। कई बार ऐसे प्रश्न आ चुके हैं जिसको मैंने बताने का भी प्रयास किया। तो 35वां का आंसर गेस करने का प्रयास कीजिए कि बैंक द्वारा लगाए गए ब्याज का रोकड़ बही के शेष पर, बैंक जो है आपका जो खाता है उस पर ब्याज चार्ज किया है, तो आपके रोकड़ बही के शेष पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका प्रभाव क्या होगा, ये कम हो जाएगा। यानी बैंक जो है आपके खाते में मान लीजिए 1,000 रुपये आपके खाते में मान लीजिए 1,000 रुपये धनराशि है, उसमें बैंक ने क्या किया, 50 रुपये बैंक चार्ज ले लिया। अब क्या होगा, आपके खाते में कितना बैलेंस बचा, 950 रुपये। तो रोकड़ बही के शेष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कम होगा, कम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि आहरण जमा धन से अधिक होता है तो क्या कहलाता है। यानी हमारे खाते में बैलेंस मान लीजिए 500 है और हमने निकाल लिया 5,000 रुपये, यानी हमारा जो जमा धनराशि है उससे ज़्यादा हो गया आहरण की धनराशि। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, अधिविकर्ष कहेंगे, ओवरड्राफ्ट। यानी जमा धनराशि से अधिक धन निकालना क्या कहलाता है, अधिविकर्ष। क्वेश्चन नंबर 37 है, चिट्ठे को कितने प्रारूपों में बनाया जाता है। तो जो चिट्ठा होता है उसको हम लोग 2 प्रारूप में बनाते हैं। ये ऑप्शन बी जो है वो सही है। इसको 2 प्रारूप में, कौन कौन सा 2 प्रारूप होता है, एक जो होता है वो तरलता होता है, तरलता के क्रम में, और दूसरा जो होता है वो स्थायित्व के क्रम में। इसी को कभी कभी दूसरे तरह से हम लोग देखते हैं, वो दूसरा जो वो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज और लंबवत। ठीक है, तो पहला क्षैतिज होता है और दूसरा लंबवत। तो ये जो 2 नाम हैं ये वही हैं। तो जो चिट्ठा होता है वो 2 तरीके से बनाया जाता है। वो 2 तरीके कौन कौन हैं आपको बताई दिए, तरलता क्रम में या स्थायित्व के क्रम में, या तो क्षैतिज क्रम और लंबवत क्रम। देखिए ये जो प्रारूप है ये एकाकी और साझेदारी व्यापार के लिए है। कंपनी का अपना एक आर्थिक चिट्ठे का अपना अलग प्रारूप है जो निर्धारित किया गया है, कंपनियां उसी प्रारूप में अपना चिट्ठा बनाती हैं। 38वां प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सी अमूर्त संपत्ति है। तो अमूर्त संपत्ति कौन सी है, वो ख्याति है, गुडविल। बाकी सभी जो हैं वो मूर्त संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट, अंतिम खाते के अंतर्गत कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो अंतिम खाते के अंतर्गत जो है क्या बनाया जाता है, व्यापार खाता, चिट्ठा, लाभ हानि खाता, तो ये सभी बनाए जाते हैं। अब हम लोग अंतिमवां प्रश्न की ओर आगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अंतिमवां प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश होता है। तो एक तिथि विशेष पर संपत्तियां और दायित्व का सारांश जो है वो चिट्ठा कहलाता है।